क्या वो सच में यहाँ है? अंशुमान ने अविश्वास के साथ अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को घूरा। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है अंशुमान? अगर विश्वास नहीं है तो रहने दो, सामने वाला व्यक्ति रोष में बोला। अंशुमान, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की है, एक नकाबपोश से बात कर रहा है और दोनों इस समय वज्रगिरी की सीमा पर बने एक तालाब के किनारे बैठे हुए बातें करते जा रहे हैं। अरे नहीं काका, ऐसी बात नहीं है, अंशुमान हड़बड़ाते हुए बोला। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु क्या सच में मुझे इतना अधिक धन प्राप्त होने वाला है? अवश्य, तुम्हें इतना धन प्राप्त होगा कि शायद तुम वज्रगिरी नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन जाओगे। क्या सच में? अंशुमान अविश्वास से बोला। तो मैं इतने धन से कितने लड्डू खरीद सकता हूँ? क्या इतने धन में 20 लड्डू आ जाएंगे? दिलीप जी, आश्चर्य से शिविका का मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी, लेकिन आज शाम से ही मेरा पोता अंशुमान लापता है। हमने पूरे वज्रगिरी शहर की खाक छान ली है, यहाँ तक कि नगर प्रमुख के महल में भी ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं है। मुझे भय है कि कहीं वह आपके निवास पर न छिपा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो हमारे परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। इसलिए दिलीप ने अपनी अधूरी ही छोड़ दी, लेकिन उसका अर्थ शिविका को साफ साफ समझ आ रहा है। वो उसके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। अंशुमान, 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 शिविका के मस्तिष्क में कई घंटियां एक साथ बजने लगी। हालांकि वो जानती है कि ये कोई बड़ा या प्रसिद्ध नाम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे उसके बारे में अवश्य पता होता। यक्षलोक के लगभग सारे महत्वपूर्ण लोगों को वह जानती है, लेकिन उसे याद है कि जब वह राजधानी से वज्रगिरी आ रही थी तो उसके पिता महाराज सुकेतु ने उससे कहा था कि वो दिलीप और उसके परिवार से न उलझे, बल्कि इसके विपरीत यदि अवसर मिलता है तो उसे उनसे मित्रता बढ़ानी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर वह इतना तो अवश्य जान चुकी थी कि दिलीप भले ही साधारण मनुष्य दिखता हो, लेकिन असलियत में उसमें कुछ तो असाधारण सा है, वरना उसके पिता उसे ऐसा परामर्श न देते। तो क्या दिलीप का मूर्ख पोता खो गया है? और ये सोचकर एकाएक हैरानी में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने शीघ्रता से अंशुमान की ओर देखा, मानो उसे इस बात पर विश्वास ही न हो रहा हो। कहीं तुम ही तो दिलीप के वो मूर्ख पोते तो नहीं हो? उसने बिस्तर पर पिसरे अंशुमान से पूछा। तू मूर्ख? तेरा पिता मूर्ख? तुम्हारा पूरा वंश ही मूर्खों का है। अब देखना कि तुझे मरने से कौन बचाता है। मुझे पीटने वालों की दादाजी बुरी तरह से दुर्गति कर देते हैं। तुमने मुझे मारा न, अब देखना, मैं दादाजी से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा और फिर रोज तुम्हें पीटूंगा। अंशुमान गुस्से में बोला। अंशुमान की बात सुनकर शिविका सन्न रह गई और मन ही मन सोचने लगी, ये तो सच में मूर्ख है। मुझसे मात्र इसलिए विवाह करना चाहता है कि मुझे पीट सके। उसे विश्वास हो चला था कि ये घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि दिलीप का वो मूर्ख पोता ही है। राजकुमारी, तभी द्वार की दूसरी ओर से दिलीप की चिढ़ से भरी ध्वनि सुनकर शिविका सुध में आई, लेकिन इससे पहले कि शिविका कोई उत्तर देती, अंशुमान चिल्ला उठा, दादाजी, मैं यहाँ भीतर हूँ। ये डायन मेरी हत्या करना चाहती है, कृपया मुझे बचाइए। इतना कहते ही अंशुमान शीघ्रता से बिस्तर के दूसरी ओर कूदा और द्वार की ओर भागने लगा। इस अचानक से हुई घटना से शिविका परेशान हो गई। उसके पिता ने उससे कहा था कि दिलीप से कोई विवाद मत करना, और वहीं उसका यह मूर्ख पोता दिलीप से कह रहा है कि शिविका उसकी हत्या करना चाहती है। अगर अंशुमान बचकर भाग गया तो उसे तो सफाई देने का भी अवसर नहीं मिलेगा। यही सोचते हुए शिविका ने अंशुमान तो रोका और उसे कमर से उठाकर एक बार फिर बिस्तर पर पटक दिया। आह, मेरी कमर! बिस्तर पर गिरते ही अंशुमान तीव्रता से कराहते हुए चिल्लाया, लेकिन शिविका ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। देखो अंशुमान, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, तो क्या अब तुम कुछ समय चुप बैठोगे? जैसे ही शिविका ने अपनी बात खत्म की, द्वार पर एक धमाका हुआ। धड़ाम! और अगले ही पल द्वार एक चरमराहट के साथ खुल गया। इसी के साथ दिलीप एक बूढ़ी औरत के साथ कमरे के अंदर आ गया। दिलीप एक मांसल और सुगठित शरीर का स्वामी है, जिसकी आयु 50 के पार होगी। यदि उसके सफ़ेद बाल और दाढ़ी नहीं दिख रहे होते तो शायद उसकी उम्र का अनुमान लगाना भी कठिन होता। वहीं ठीक उसके बगल में एक बूढ़ी औरत भी खड़ी है, जिसके चेहरे की झुर्रियां उसकी आयु बता रही हैं। चेहरे की झुर्रियां के पश्चात भी उसके चेहरे पर एक विशेष तेज है। उसने अपने सफ़ेद बालों को सिर के पीछे जुड़े में बांध रखा है। ये शिविका की धाय माँ सुशीला हैं।
अंदर का दृश्य देखते ही दिलीप और धाई माँ ठगे से खड़े रह गए। अंदर एक और बिस्तर पर अंशुमान बिस्तर पर छटपटा रहा है, जबकि शिविका के हाथ उसके मुंह पर है। पहली नजर देखने पर कोई भी यही समझता कि शिविका अंशुमान की सांस घोंटकर उसकी हत्या करने की चेष्टा कर रही है। राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से हिचकिचाते हुए पूछा। जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शिविका ने तुरंत अंशुमान को छोड़ा और दिलीप को देखते हुए कहा। दादाजी, यह पागल लड़की झूठ बोल रही है। इसने मुझे मारा भी, मुझे इससे बदला लेना है। आप इससे मेरा विवाह करवा दीजिए। अंशुमान बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए अपने दादा के पीछे जाकर छिप गया। क्या राजकुमारी ने तुम्हें मारा और इसके पश्चात भी तुम उनसे विवाह करना चाहते हो? धाई माँ आश्चर्य से बोली। हाँ, जब वो मेरी पत्नी बन जाएगी तो फिर मैं प्रतिदिन उसे। अंशुमान हंसकर बोला। तुम्हारी तो। शिविका गुस्से में अंशुमान की ओर बढ़ी, लेकिन दिलीप पर दृष्टि पड़ते ही उसके कदम एकाएक रुक गए। दादाजी, बात वैसी नहीं है जैसा यह आपको बता रहा है, उसने दिलीप को सफाई देते हुए कहा। शिविका नहीं चाहती है कि दिलीप उसके बारे में कुछ भी अनुचित सोचे, लेकिन दिलीप उसकी बातों का उत्तर देने के बजाय अपने ही विचारों में खोया हुआ है। धाई माँ, क्या कुछ समय के लिए बाहर जा सकती हैं? शिविका ने धाई माँ को देखते हुए कहा। ये बात जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा होगा, शिविका ने मन ही मन सोचा। ठीक है। धाई माँ ने एक नज़र दिलीप को देखा, मानो शिविका से कह रही हो कि इससे बचकर रहना, और अगले ही क्षण वो कमरे से बाहर चली गई। दादाजी, बात ऐसी है कि शिविका ने सारी घटना को बिना फेरबदल के दिलीप को कह सुनाई। उसे लगा कि दिलीप समझेगा कि क्यों उसने ये सब किया, ताकि अंशुमान और उसके परिवार पर कोई विपत्ति न आए। शिविका के मुंह से सारी बात सुनकर दिलीप की आंखों में क्रोध उतर आया। उसके क्रोध को शिविका ने भी महसूस किया, लेकिन शिविका को चौंकाते हुए दिलीप ने बड़ी ही नरमी से कहा, राजकुमारी, मेरा पोता थोड़ा अधिक ही शरारती है। हमने आज आपको अकारण ही परेशान कर दिया। मैं कल अपने पोते को आपके पास क्षमा याचना करने के लिए अवश्य लाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी रात अधिक ही गहरा चुकी है, तो अब हम आपको और अधिक परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर दिलीप अंशुमान से बोला, अंशुमान, चलो मेरे साथ। लेकिन दादाजी, अभी तक मेरा उससे विवाह नहीं हुआ है, मैं उसको लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अंशुमान ने रोष के कारण अपने पांव पटकते हुए कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, शिविका दांत पीसते हुए बड़बड़ाए। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ख अब भी उससे विवाह करना चाहता है। अंशुमान, ये क्या अशिष्टता है? बूढ़ा दिलीप चिल्लाते हुए बोला, वो राजकुमारी हैं, हम जैसे साधारण लोग उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? चुपचाप मेरे साथ आओ। अगर तुम्हें विवाह ही करना है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कल इनसे भी अच्छी और सुंदर लड़की विवाह के लिए ढूंढ कर ले आऊंगा। नहीं, मुझे इसी से विवाह करना है। अंशुमान फर्श पर लेटकर अपने हाथ पैर मारने लगा, जैसे बूढ़े दिलीप को बता रहा हो कि अगर राजकुमारी से उसका विवाह नहीं हुआ तो वह यहाँ से नहीं जाएगा। अभी ये नाटक चल ही रहा होता है कि द्वार पर धड़ाम की एक तीव्र ध्वनि सुनाई दी और द्वार को तीव्रता से धक्का दिया गया है, और बहुत सारे सिपाही एक के बाद एक कमरे के अंदर घुसते ही चले जाते हैं। सिपाहियों के हाथ में नंगी तलवार चमक रही है, जिन्हें सिपाहियों ने कमरे के अंदर आते ही दिलीप और अंशुमान पर तान दिया। राजकुमारी की रक्षा करो, उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। एक रौबदार स्वर कमरे में गूंज उठा। तुम लोग बिना मेरे परामर्श के इस कमरे में। इससे पहले कि शिविका अपनी बात पूरी करती, उसकी दृष्टि द्वार के अंदर आती धाई माँ के साथ एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी का पूरा बदन एक शक्तिशाली लोहे के कवच से ढका हुआ है, और सिर पर भी उसने लोहे का टोप पहना हुआ है। उसके कमर में एक मूल्यवान म्यान लटक रहा है, जिस पर बहुत बारीक कारीगरी नजर आ रही है। वह आदमी चलते हुए सीधे शिविका के पास आया और अपना हाथ सीने पर रखकर झुकते हुए बोला, राजकुमारी, मैं वज्रगिरी शहर का कोतवाल रविंद्र हूँ। विलंब से आने के लिए हमें क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि शिविका कुछ कह पाती, रविंद्र अपने सैनिकों की ओर मुड़ा और उन्हें आदेश देते हुए बोला, बंदी बना लो इस हत्यारे को जिसने राजकुमारी की हत्या करने की कोशिश की है। रविंद्र की उंगली इस वक्त अंशुमान की ओर उठी हुई है। हत्यारा? शिविका की आंखें आश्चर्य में फैल गई। उसने एक नज़र अंशुमान की ओर देखा। यह मूर्ख लड़का और हत्यारा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। इससे पहले कि शिविका अंशुमान के बचाव में कुछ कहती, धाई माँ ने उसे चुप रहने का संकेत किया। ठीक उसी समय अंशुमान के रोने की ध्वनि पूरे कमरे में गूंजने लगी। वह फर्श से उठकर शीघ्रता से दिलीप के पीछे जाकर छुप गया और रोने लगा। दादाजी, इस दुष्ट ने मुझे मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
अंशुमान अपना गला सहलाते हुए बोला। अंशुमान की बात सुनकर एक पल के लिए दिलीप भी चौंक गया, लेकिन अगले ही क्षण जब उसने अंशुमान की गर्दन को देखा तो वहां पर लाल रंग का निशान उसे भी दिखाई दे गया। अंशुमान की बात सुनकर स्वयं रविंद्र भी आश्चर्यचकित रह गया। तुमने मेरे पोते पर हाथ उठाने का साहस भी कैसे किया? दिलीप रविंद्र को घूरते हुए बोला। उसका लहजा बिल्कुल सर्द सुनाई दे रहा है और उसकी आंखों में भी क्रोध साफ दिखाई दे रहा है। रविंद्र एक क्षण को तो भौंचक्का रह गया, लेकिन फिर थूक गटिकते हुए बोला, क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो? मैं 5वें स्तर का योद्धा हूँ और इस शहर का कोतवाल। मैं भला इस मूर्ख को क्यों मारूंगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। इतना कहकर रविंद्र ने अपने पीछे खड़े सिपाहियों को देखते हुए कहा, तुम सब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? बिना विलंब इस हत्यारे के पकड़ो जो राजकुमारी की हत्या के उद्देश्य से इस हवेली में घुसा है। जी, 2 सिपाहियों ने उत्तर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी उठाते दिलीप का स्वर उस कमरे में गूंज उठा, किसमें इतना साहस है जो मेरे पोते को हाथ भी लगा सके? दिलीप ने अपनी गुस्से भरी दृष्टि उन दोनों सिपाहियों पर टिका दी, जो रविंद्र के आदेश पर अंशुमान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। अगर सिर्फ देखने भर से किसी की जान ले सकते तो दिलीप अब तक उन दोनों को सैकड़ों बार मार चुका होता। दिलीप जी, क्या आप सच में विद्रोह करना चाहते हैं? रविंद्र अपने चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान लिए बोला। विद्रोह? क्या सच में? दिलीप जैसे रविंद्र का उपहास उड़ाते हुए बोला। क्या तुम सच में ये कहना चाहते हो कि मेरे पोते ने राजकुमारी की हत्या करने की कोशिश की है और मेरे पूरे परिवार को राजद्रोह की सजा के रूप में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? दिलीप की बात सुनकर रविंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। दिलीप की प्रतिष्ठा एवं सामर्थ्य किसी से भी छुपा नहीं और पूरा वज्रगिरी जानता है कि दिलीप अंशुमान को बचाने के लिए किस भी सीमा तक जा सकता है। रविंद्र को दिलीप की आंखों में अपनी मौत साफ दिखाई देने लगती है। डर से उसकी स्थिति बिगड़ने जैसी हो गई और जैसे ही दिलीप ने अपने कदम रविंद्र की ओर बढ़ाए, वो पीछे की ओर हटने लगा। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे पोते को चोट पहुंचाने का? ये कहते हुए दिलीप अपनी जगह से ओझल हो गया और अगले ही क्षण वो ठीक रविंद्र के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम? इससे पहले कि रविंद्र अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी नज़र दिलीप के हाथ पर गई, जिसमें मानो विद्युत प्रवाह हो रहा हो। दिलीप ने तीव्रता से एक त्वरित घूंसा रविंद्र को जड़ दिया, जिससे उसे बचाव का भी कोई अवसर नहीं मिला और मुंह से खून और 3 सफ़ेद दांत थूकते हुए वो धड़ाम साउंड सजेशन धड़म से फर्श पर गिर गया। अभी हुई इस घटना से हर कोई स्तब्ध रह गया। कमरे में हर तरफ गहरा सन्नाटा पसर गया। वहीं रविंद्र का बेसुध शरीर फर्श पर पड़ा है, यहाँ तक कि उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। जो कुछ भी अभी अभी होकर हटा है, उसने हर किसी के दिल में एक दहशत सी पैदा कर दी है, विशेष प्रकार से शिविका के मन में। उसे अब समझ आ रहा है कि आखिर क्यों उसके पिता ने उसे दिलीप या उसके परिवार से विवाद न करने का परामर्श दिया था। ये पूरा परिवार ही मूर्खों का है। उसने मन ही मन सोचा, शहर का कोतवाल कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होता और दिलीप ने उसे एक ही वार में ध्वस्त कर डाला, वो भी इतने लोगों के बीच। मर जा कुत्ते, अच्छा मजा चखाया, अंशुमान ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा और रविंद्र को चेहरे पर एक लात जमा दी, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि बाकी सिपाहियों पर पड़ी, वो फिर से अपने दादा के पीछे जाकर छिप गया। दिलीप की नज़रें भी इस समय रविंद्र के बिना हरकत वाले शरीर पर ही टिकी हुई हैं। ऐसा लग रहा मानो उसे इन सब बातों की कोई परवाह ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पोते को चोट दोगे, उसे गलत मामलों में फंसाओगे, मेरे पूरे परिवार को इसमें घसीटोगे और मैं बिल्कुल चुप रहूंगा? दिलीप कोतवाल की बेजान शरीर पर झुकते हुए सर्द लहजे में बोला। दरअसल में कोतवाल रविंद्र मरा नहीं था, बल्कि वो दिलीप के हाथों का स्वाद चखकर मूर्छित हो गया था। दिलीप, तुम अपनी सीमा से कुछ अधिक ही आगे बढ़ चुके हो। उसी समय घर के बाहर से एक रौबदार गुस्सैल स्वर उभरा। राजकुमारी शिविका के सामने तुमने नगर कोतवाल की ये क्या दशा कर दी? नगर प्रमुख के सिपाहियों को घायल कर। क्या तुम्हारी दृष्टि में साम्राज्य के नियम कानून, न्याय व्यवस्था कुछ भी नहीं है? क्या तुम स्वयं को साम्राज्य से ऊपर समझने लगे हो? अगले ही पल हरे रंग का रेशमी चोगा पहने हुए एक आदमी कमरे में उपस्थित हुआ। उसके हाथ उसकी कमर के पीछे स्थित है। यह और कोई नहीं बल्कि नगर प्रमुख शिवदत्त है, वज्रगिरी शहर में यक्षराज का प्रतिनिधि। शिवदत्त सीधे दिलीप के सामने जाकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तुम्हारा पोता अंशुमान पहरेदारों को चकमा देकर आधी रात को अवैध तरीके से नगर प्रमुख की हवेली में घुसा है। पहली बात तो ये कि वो राजकुमारी का मित्र नहीं है।
दूसरी बात यह है वो शाही परिवार से भी नहीं आता और राजकुमारी ने भी उसे नहीं बुलाया है, तो फिर ये यहाँ क्यों आया है? अगर वो राजकुमारी की हत्या नहीं करना चाहता था तो फिर उसका उद्देश्य क्या था? आधी रात को कोई आदमी राजकुमारी के कमरे में घुसा है। अगर ये बात बाहर चली गई तो सोचो क्या होगा। राजकुमारी का सम्मान धूमिल हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा पोता ऐसा कर सकता है शिवदत्त? दिलीप का सर्द लहजा सुनकर शिवदत्त भी एक पल को ठिठक गया। दिलीप ने अपनी आंखें उसकी आंखों पर टिकाई हुई थी, मानो शिवदत्त के मनोभावों का निरीक्षण कर रहा हो। अंशुमान गैर कानूनी तरीके से नगर प्रमुख की हवेली और राजकुमारी के कमरे में घुसा। चाहे उसके उद्देश्य जो भी हों, परंतु रविंद्र वज्रगिरी का कोतवाल है और वो बस कानून का पालन कर रहा था। लेकिन फिर भी तुम केवल अपने पोते को बचाने के लिए कानून के विरुद्ध गए, वो भी सामने। तुमने नगर कोतवाल को बुरी तरह से घायल कर दिया। अगर ये राजद्रोह नहीं है तो और क्या है? मैंने वही किया जो मेरी दृष्टि में न्याय संगत था, दिलीप ने सपाट चेहरे से कहा। तो शिवदत्त के पूरे बदन में क्रोध की लपटें उठने लगीं। तो अब मैं भी वही करूंगा जो मेरी दृष्टि में न्याय संगत है। शिवदत्त क्रोध से तमतमाते हुए बोला, तुम्हें और तुम्हारे इस पोते को इसी क्षण राजद्रोह के अभियोग में बंदी बनाया जाता है। तारानकन 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 तारानकन। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या शिवदत्त के कहने पर दिलीप और उसके पोते अंशुमान को बंदी बना लिया जाएगा? क्या वाकई में अंशुमान और उसके दादाजी पर राजद्रोह लगाया जाएगा? क्या वाकई में ये अंशुमान की एक नासमझी है या फिर इसके पीछे किसी का कोई सोचा समझा षड्यंत्र शामिल है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए असुर, केवल पॉकेट एफएम पर। तो अब मैं भी वही करूंगा जो मेरी दृष्टि में न्याय संगत है। शिवदत्त क्रोध से तमतमाते हुए बोला, तुम्हें और तुम्हारे इस पोते को इसी क्षण राजद्रोह के अभियोग में बंदी बनाया जाता है। तुम भी वही भूल कर रहे हो शिवदत्त। शिवदत्त की बातों की उपेक्षा करते हुए दिलीप सर्द आवाज में बोला। उसका चेहरा कठोर हो गया और उसके हाथों से बिजली की चिंगारियां निकलने लगीं। दिलीप की बात सुनकर शिवदत्त के भी जबड़े भिंच गए। दिलीप के शब्दों साफ मालूम चलता है कि उसे शिवदत्त की बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी और शिवदत्त को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, और इसी कारण उसे दिलीप पसंद नहीं था। शिवदत्त वज्रगिरी शहर में राजा का प्रतिनिधि है। एक तरह से देखा जाए तो वो पूरे शहर का स्वामी है, लेकिन दिलीप उसका बिल्कुल भी आदर नहीं करता। तुम मुझसे द्वंद्व करना चाहते हो? शिवदत्त अपने जबड़े भींचते हुए बोला। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। इससे पहले कि सिपाही शिवदत्त की आज्ञा का पालन करते दिलीप के पीछे से अंशुमान ने अपना सिर बाहर निकाला और दौड़कर शिवदत्त के गले लग गया। प्रमुख काका, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको याद है दोपहर में आपने मुझे कहा था कि आपने महल के एक कमरे में मेरे लिए खजाना छुपाया है, और अगर मैंने वो खजाना ढूंढ लिया तो आप पूरा का पूरा खजाना मुझे दे देंगे। वो खजाना इसी कमरे में छिपा है, लेकिन ये लड़की मुझे उसे ढूंढने नहीं दे रही है। इसने मुझे मारा भी। वो बहुत शक्तिशाली है, मैं उसे हरा नहीं पाया। इतना कहकर अंशुमान ने शिविका की ओर देखकर शिवदत्त से कहा, प्रमुख काका, क्या आप मेरी सहायता करेंगे उसे मारने में? किसी ने सही कहा है कि मूर्खों को अपनी योजना में शामिल नहीं करना चाहिए। अंशुमान की बातों से कमरे में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। शिवदत्त के ऊपर तो मानो गाज ही गिर गई। उसका मन कर रहा है कि अपना सिर किसी दीवार पर पटक कर दे मारे, क्योंकि किसी को भी आशा नहीं थी कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे नगर प्रमुख का हाथ होगा। तुम्हें अब भी कुछ कहना है? दिलीप ने शांत और व्यंग्यात्मक स्वर में शिवदत्त से पूछा। शिवदत्त तुनकते हुए बोला, अच्छा मजाक है। तुम्हारा पोता अब अपनी गलती को मेरे कंधे पर डालकर स्वयं बचकर निकलना चाहता है। मुझे स्वयं भी पता नहीं कि मैं ही उसे इस महल में लेकर आया हूँ। ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि अंशुमान इतना बुद्धिमान है कि वो उसे अपराध दूसरों पर डालकर स्वयं को बचाना आता है? दिलीप ने तंज कसा। इस प्रशंसा के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। दिलीप की बात सुनकर शिविका की भी हंसी छूट गई। ये अच्छा मजाक है, उसने मन ही मन सोचा। ये लड़का जो इतना बड़ा मूर्ख है, वो जानता है कि कैसे अपने आप को बचाकर दूसरों को फंसाया जाए। शिविका की हंसी की उपेक्षा करते हुए दिलीप ने कहना जारी रखा, चलो, मैंने मान लिया कि तुमने ये षड्यंत्र नहीं किया है, तो मुझे ये बताओ कि अंशुमान राजकुमारी के कमरे तक कैसे पहुंचा? दिलीप ने अपनी गहरी नज़र शिवदत्त के चेहरे पर टिका दी और आगे कहा, क्या तुम्हारे सिपाही इतने निकम्मे हैं कि एक घुसपैठिया राजकुमारी के कक्ष तक पहुंच गया और उन्हें भनक भी नहीं लगी? क्या राजकुमारी की सुरक्षा का यही प्रबंध है, या फिर तुमने दैत्यों से संधि कर ली है? दैत्यों से संधि? कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति ये सुनकर स्तब्ध रह गया। ये एक गंभीर आरोप है,
देशद्रोह का आरोप। उत्तर दो। शिवदत्त से कोई उत्तर न पाकर दिलीप क्रोध से चिल्लाते हुए बोला, ये सब षड्यंत्र है मेरे विरुद्ध। शिवदत्त हड़बड़ाते हुए बोला। उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही है। उसका रहस्य खुल चुका है और दिलीप के क्रोध को देखकर उसके भी हाथ पांव फूल गए। कोई और रास्ता न देखकर वो अपने कदम पीछे हटाने लगा और धड़ाम, अचानक उसका पैर फिसला और वो फर्श पर गिर गया। एक बार फिर शिविका की हंसी छूट गई। शिवदत्त, तुम्हें याद है जब तुम वज्रगिरी के मुखिया बने थे तो मैंने तुम्हें क्या हिदायत दी थी? मैंने तुमसे क्या कहा था? दिलीप एकदम शिवदत्त के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके पूरे बदन से जैसे बिजली की लपटें निकलने लगी हैं, जो उसके क्रोध को दर्शा रही हैं। शिवदत्त के दिमाग में वो बातें गूंजने लगी जो दिलीप ने उसे उसके अभिषेक के दिन कही थी। दिलीप ने उसे हिदायत देते हुए कहा था, ये पद तुम्हें तानाशाही के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि इसलिए मिल रहा है कि तुम शहर के लोगों की भलाई एवं उनका विकास कर सको। राजा प्रजा का सेवक होता है। याद रखो, ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो बेहतर यही है कि तुम इस सत्ता एवं अधिकार का लालच भी छोड़ दो। दिलीप की बातें यूं तो बहुत ही साधारण सी थी, जो हर बुजुर्ग आशीर्वाद के समय नए नगर प्रमुख को कहता है, लेकिन वो ये बात स्वयं कभी भूल नहीं पाया था। शिवदत्त, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें केवल इसलिए नहीं मारूंगा कि तुम पंचायतन वंश के हो? जैसे ही शिवदत्त अपने विवेक में लौटा, दिलीप की आवाज उसके कानों में पड़ी। दिलीप की बात सुनकर शिवदत्त, शिविका और धायमा तीनों लोग स्तब्ध खड़े रहे। पंचायतन वंश यक्षलोक के 5 प्रमुख वंशों का एक गुट है। साम्राज्य में इस गुट की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। यहाँ तक कि शाही परिवार भी अधिकतर इनसे टकराव से बचने की कोशिश किया करता और दिलीप उसी गुट में सम्मिलित एक वंश के आदमी को मारने की बात कर रहा है। शिविका ने बेबस नजरों से अपनी धाई मां को देखा। बात लगातार बढ़ती ही जा रही है। पंचायतन वंश के किसी भी सदस्य की हत्या पूरे साम्राज्य में भूचाल ला सकती है। उसे बार बार अपने पिता की चेतावनी याद आने लगी, लेकिन उससे भी अधिक सदमा शिवदत्त को लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि दिलीप उसकी वास्तविक पहचान जानता है, क्योंकि वज्रगिरी में ये बात किसी को भी पता नहीं। तुम्हें कैसे पता कि? सदमे से शिवदत्त की आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। मुझे कैसे पता कि तुम कौन हो? दिलीप तंजात्मक लहजे में बोला, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, और हाँ, मुझे अपनी इन घटिया चालों में फंसाने की कोशिश छोड़ दो, वरना इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार तो तुम्हें खुद स्वर्ग के देवता भी नहीं बचा पाएंगे। अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो आजमाकर देख लेना, मगर याद रखना, अगली बार तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिलीप की आवाज शांत और गंभीर थी, जिसमें उसका रोष कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति ने महसूस किया। वहीं शिवदत्त उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने ये योजना बनाई थी। पिछले 3 सालों से वह वज्रगिरी शहर का मुखिया है। जब यक्षराज सुकेतु ने उसे इस शहर का मुखिया बनाकर वज्रगिरी भेजा गया तो उसका इरादा पक्का था, उसे इस पद का प्रयोग करके अधिक से अधिक धन कमाना है। लेकिन वज्रगिरी में शहर के मुखिया से अधिक दिलीप की धाक है। पहले उसने चाहा कि दिलीप को भी अपने साथ में मिला ले, लेकिन पहली ही भेंट में वह दिलीप का चरित्र अच्छी तरह से जान गया था और एक बात उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अगर उसे वज्रगिरी पर मनमाने ढंग से राज करना है तो उसके लिए दिलीप और उसके परिवार का अंत बहुत आवश्यक है। पिछले 3 सालों से शिवदत्त लगातार प्रयास कर रहा था और हर बार मुंह की खा रहा था, लेकिन इस बार राजकुमारी शिविका के आने से उसे एक उम्मीद दिखी। वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता, लेकिन इस पागल ने सब गड़बड़ कर दी। और तो और राजकुमारी के सामने उसकी असलियत भी आ गई। लोग सच ही कहते हैं, सांप को लात मारोगे तो जहर तुम्हारी ही नसों में उतरेगा। सोचते हुए शिवदत्त ने थूक गटका, तो क्या यही उसका अंत है? नहीं, शिवदत्त ने मन ही मन एक आह भरी। लेकिन दिलीप का ध्यान अब शिवदत्त पर नहीं रहा। उसके लिए शिवदत्त किसी भान से अधिक कुछ नहीं था, जो तमाशा करके लोगों का मनोरंजन किया करता है। उन्होंने एक नज़र अंशुमान पर डाली और कहा, अंशुमान, चलो मेरे साथ। नहीं, अंशुमान ने मुंह फुलाकर कहा। अंशुमान, दिलीप दांत पीसते हुए बोला, लेकिन उनकी बातों को दरकिनार करते हुए अंशुमान शिवदत्त के पास पहुंच गया। काका, खजाना कहाँ है? मेरा खजाना कहाँ है? मुझे मेरा खजाना दो। खजाना? नहीं। शिवदत्त का चेहरा काला पड़ गया। उसने क्रोध से एक नज़र अंशुमान पर डाली। इस मूर्ख ने पहले तो मेरी योजना बर्बाद कर दी और अब ये चाहता है कि मैं इसे खजाना भी दूं। शिवदत्त क्रोध में मन ही मन बड़बड़ाया। उसका मन कर रहा था कि अंशुमान को एक जोर का तमाचा जड़ दे। शिवदत्त, आप तो इस शहर के मालिक हैं और पंचायतन वंश से भी संबंध रखते हैं।
अगर आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे तो पंचायतनों का क्या सम्मान रह जाएगा। मैंने सुना है पंचायतन लोग अपना वचन नहीं तोड़ते। एक कोने से दिलीप मुस्कुराकर बोला। दिलीप की बात सुनकर शिवदत्त के चेहरे का रंग उड़ गया। क्रोध से उसका पूरा चेहरा तमतमा गया। यहाँ तक कि शिविका और ढाई माँ भी सन्न रह गए। शिवदत्त अपना वचन पूरा नहीं करेगा, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। शिविका ने मन ही मन सोचा, अगर यह यक्षलोक का कोई साधारण परिवार होता तो भी यक्षलोक में वचन भंग करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और फिर शिवदत्त तो पंचायतना वंशों में से एक वंश का वंशज है। अगर यह बात पंचायतना के मुखियाओं तक पहुंची तो न केवल शिवदत्त की प्रतिष्ठा को चोट लगती, बल्कि हो सकता है उसकी पूरी संपत्ति भी छीन ली जाती और हो सकता है उसे दंड के तौर पर कारागार भी जाना पड़ता। ये लो, कहते हुए शिवदत्त ने एक पुराना सा दिखने वाला पीतल का हार अपने कमरबंद से निकालकर अंशुमन की ओर फेंका और उठकर क्रोध में कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट अंशुमान ने वह हार फर्श पर फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए ये पुराना हार, अंशुमान रोने वाली सूरत बनाकर बोला। काका, आप झूठ बोल रहे थे ना। आपने मुझसे कहा था कि इस कमरे में इतना खजाना है कि मैं लड्डू की एक पूरी दुकान खरीद सकता हूँ, लेकिन इस पुराने हार के बदले में तो मुझे कुछ ही लड्डू मिलेंगे। मुझे तो खजाना चाहिए ताकि मैं पूरा लड्डू की दुकान खरीद सकूं। चलते चलते अचानक शिवदत्त के पांव रुक गए। उसे अपने शरीर में क्रोध का एक ज्वार सा महसूस हुआ। लड्डू की दुकान खरीदनी है। शिवदत्त की सांसें मानो जम सी गई। उसे क्या पता था कि यह मूर्ख लड़का उसकी बात को इतनी गंभीरता से ले लेगा। अगर ये एक दो सेर मिठाई की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन मिठाई की पूरी दुकान। शिवदत्त को महसूस हुआ कि क्रोध की अग्नि से उसका पूरा शरीर रहा है, लेकिन वो बेबस है। यदि वो अपने वचन को पूरा नहीं करता है तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा बल्कि उसका जीवन भी संकट में आ जाता। 46 स्वर्ण मुद्राएं। अंततः शिवदत्त ने अपनी कमरबंद से अपनी पोटली निकालकर अंशुमान के सामने फेंक दी। इस पोटली में मेरी पूरी बचत है, आशा है इतना पर्याप्त होगा। शिवदत्त ने क्रोधित नजरों से दिलीप को घूरा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे सारे सैनिक भी कमरे से निकल गए। वाह, ये तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। अंशुमान को जैसे कमरे की परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं है। उसकी आंखें तो बस हाथ में पकड़ी हुई स्वर्ण मुद्राओं की चमक से चमक रही हैं। यक्षलोक में बस 3 ही मुद्राएं प्रचलित हैं, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा और कांस्य मुद्रा। एक स्वर्ण मुद्रा 100 रजत मुद्राओं के सामने है, वहीं एक स्वर्ण मुद्रा 1000 कांस्य मुद्राओं के बराबर है। नगर प्रमुख के रूप में शिवदत्त को 7 स्वर्ण मुद्राएं मासिक वेतन के रूप में मिलती है, और आज अंशुमान की वजह से उसे अपने लगभग 7 माह के वेतन से हाथ धोना पड़ा। अंशुमान, दिलीप मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल गया, तो अब चलें। परंतु दादाजी, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ। अंशुमान स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली कमर में खोजते हुए बोला तो शिविका चौंक गई। इस मूर्ख को अभी तक याद है, उसने सोचा। अपनी अनर्गल बातें बंद करो और चलो मेरे साथ, दिलीप चिल्लाए, और अंशुमान को बिना कोई भी अवसर दिए बगैर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। दादाजी, छोड़िए मुझे। दादाजी, मुझे उससे विवाह करना है। मैं बिना विवाह किए नहीं जाऊंगा। मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। दादाजी। अंशुमान लगातार दिलीप से स्वयं को छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी आवाज को दिलीप लगातार उपेक्षा कर रहा है। अंततः अंशुमान की आवाज आना बंद हो गई और शिविका ने चैन की सांस ली। अभी कुछ देर पहले ही उसने जाना था कि दिलीप अंशुमान के लिए किस सीमा तक जा सकता है। जिस तरह से अंशुमान को चोट पहुंचाने पर दिलीप ने नगर कोतवाल की दयनीय दशा कर दी, उससे एक पल को शिविका को लगा कि दिलीप जबरन उसकी शादी अपने मूर्ख पोते से न करा दे। इन सब से अलग नगर प्रमुख शिवदत्त इस वक्त महल के एक ऊंचे और अंधेरे परकोटे पर खड़ा अंशुमान और दिलीप को जाता देखता रहा। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई हैं और आंखें प्रतिशोध की ज्वाला से जल रही हैं। कुछ दिन और खुशियां मना लो दिलीप, शिवदत्त अपने जबड़े भींचकर बोला, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब तुम मेरे पैरों पर गिरकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाओगे। ओह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? अगर दिलीप को हराना इतना ही आसान होता तो तुम 3 सालों से हर बार मुंह की नहीं खा रहे होते। अचानक शून्य से एक आवाज गूंजी और इसी के साथ अंधेरे से एक साया बाहर निकला। साये ने स्वयं को पूरी तरह से काले कपड़ों और नकाब में छिपा कर रखा है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? नकाबपोश को देखकर शिवदत्त आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि एक घुसपैठिया नगर प्रमुख के महल में घुसकर उसके सामने खड़ा है और किसी को भनक भी नहीं लगी। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि मैं कौन हूँ,
महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। नकाबपोश व्यक्ति बोला। सहायता? और तुम्हें लगता है कि दिलीप के विरुद्ध तुम मेरी सहायता कर सकते हो? अगर ये इतना सरल होता तो मैं उसे कब का हरा चुका होता। शिवदत्त नकाबपोश व्यक्ति का उपहास उड़ाते हुए बोला। मैं जानता हूँ कि ये सरल नहीं है। नकाबपोश व्यक्ति शिवदत्त के कानों में फुसफुसाया, पर विश्वास करो, मैं ये कर सकता हूँ। परंतु तुम मेरी सहायता क्यों करना चाहते हो? शिवदत्त अचानक से प्रकट हुए इस मददगार को लेकर शंकित है। इसका सीधा सा उत्तर है कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। नकाबपोश व्यक्ति बोला, तुम दिलीप को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो ताकि तुम विज्रगिरी पर अपने अनुसार कर सको और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बदले में तुम एक व्यक्ति को ढूंढने में मेरी सहायता करोगे। तुम्हें किसकी तलाश है? शिवदत्त ने पूछा। वो तुम्हें अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम दिलीप के परिवार को कैसे बर्बाद करोगे। तुम चाहो तो मैं उसके पूरे परिवार को समाप्त कर सकता हूँ। नकाबपोश आदमी बोला। नहीं, उस बूढ़े दिलीप को मारना इतना भी आसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे सिर्फ उसे ही नहीं, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा सब कुछ ध्वस्त करना है। शिवदत्त ईर्ष्या की आग में जलते हुए बोला। हो जाएगा, परंतु अपना वचन याद रखना। इतना कहकर वो नकाबपोश व्यक्ति वापस अंधेर में कहीं गायब हो गया। रुको, मुझे बताओ कि तुम ये कैसे करोगे? शिवदत्त चिल्लाया। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है, से नकाबपोश व्यक्ति की आवाज आई। तारानकन 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 तारानकन। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? आखिर कौन है ये नकाबपोश और किस व्यक्ति को ढूंढ रहा है वो? और क्या वाकई में शिवदत्त दिलीप और उसके परिवार वालों को मारने का षड्यंत्र रचने वाला है इस नकाबपोश के संग मिलकर? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए असुर, केवल पॉकेट एफएम पर। रात काफी गहरा चुकी है। काले आकाश में टिमटिमाते तारे किसी युवती की चुनरी की भांति प्रतीत हो रहे हैं। अंशुमान अपने कमरे में दर्पण के सामने एक कुर्सी पर बैठा लगातार दर्पण को घूरता जा रहा है, एवं गुस्से से निशान उसको चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे हैं। नगर प्रमुख के मकान से लौटने के बाद से दिलीप ने अंशुमान को कमरे में बंद करके द्वार पर पहरेदार लगा दिए हैं, और घर के सभी लोगों को हिदायत दी है कि अगर किसी ने भी उसके अनुमति के बिना अंशुमान को द्वार खोला तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि दिलीप का ये निर्णय सभी के लिए अप्रत्याशित था, परंतु उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि इस अजीब सी दुनिया में कैद हो गया हूँ। अंशुमान अपने हाथ में पकड़े हार को घूरते हुए बोला। इस वक्त वो कोई बेवकूफ नहीं है, बल्कि उसकी आंखें सर्द और चेहरा एकदम गंभीर दिख रहा है। अंशुमान को अपने वजूद पर विश्वास ही नहीं हो रहा। यक्षलोक, आध्यात्मिक शक्ति, कलरीपायटू, जादुई शक्तियाँ सब उसके समझ से परे हैं। वो एक साधारण इंसान था जो एक नीले ग्रह पृथ्वी का रहने वाला था। अंशुमान को अपना धरती का जीवन याद आ रहा था। मोहित, हाँ यही नाम तो था उसका धरती पर। वो एक अनाथ था जो मुंबई के किसी अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। आश्रम में वैसे तो उसकी लगभग सारी जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन उसे सिर्फ जरूरत भर पूरी होने वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी। उसे सुख सुविधाओं से भरपूर एक आलीशान जिंदगी चाहिए थी, और अपनी ख्वाहिशों के चलते ही उसने 17 साल की उम्र में अनाथ आश्रम को छोड़कर एक गैंग बना ली, और 3 साल में ही पूरे मुंबई पर उसका राज था। मौत के फरिश्ते, उसके गुर्गे खुद को यही कहा करते थे, जो सच भी था। जो भी उसके रास्ते में आता था उसका मरना तय था। 22 साल की उम्र में लगभग पूरे भारत पर उसने पैठ बना ली थी और भारत का एक चर्चित डॉन बन गया, और इस तरह अंधेरे का दूसरा चेहरा बना मोहित। लेकिन अब उसकी ख्वाहिश सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रह गई थी, उसे पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने नीचे लाना था। लिहाजा उसने आसपास के मुल्कों में भी ऑपरेट करना शुरू किया। चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, सिंगापुर जैसे कई देश उसके अंडर में आ भी गए थे। लेकिन फिर उस दिन, अतीत को याद करके अंशुमान की मुठियां भिंच गई। दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त तरुण ने उसे धोखा दिया था। तरुण, जिसे वो अपना दोस्त कम भाई ज्यादा मानता था, उसने मोहित को जहर दिया था। जहर बहुत तेज था और 2 मिनट के अंदर ही मोहित का पूरा बदन पसीने से तर हो गया। उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी और मुंह से झाग बाहर निकलने लगा था, और तभी उसे अपने दिमाग में वो आवाज़ सुनाई दी थी। वो आवाज़ जो उससे कह रही थी, अगर मैं तुम्हें इतनी देर के लिए जिंदा रखूं कि तुम अपने दुश्मनों को खत्म कर सको, तो क्या तुम मुझसे सौदा करने को तैयार हो? अंशुमान को अब तक वो आवाज़ याद थी।
एक लड़की की मीठी आवाज जो वो मरते दम नहीं भूल सकता। अंशुमान याद है कि उसने तुरंत सौदे के लिए हामी भर दी थी। उसने खुद अपने हाथों तरुण और उसके आदमियों को मारा था, लेकिन इसके बाद वो बेहोश हो गया था और जब उसकी आंख खुली तो वो इस अनोखी दुनिया में पहुंच गया। क्या ये पुनर्जन्म है? एक पल के लिए उसके मन में ख्याल भी आया था, पर फिर उसने तुरंत ही ख्याल को झटक दिया था। ऐसी कौन सी दुनिया होगी जिसमें आदमी सीधे 16 साल का पैदा होता है? उसने सोचा। वो इतना तो जान चुका है कि उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, बल्कि उसकी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में मौजूद है। इस शरीर की यादों से उसे पता चला कि इस ग्रह या कहें कि दुनिया का नाम यक्षान है, लेकिन उसे ये दुनिया अजीब लगती है। यहाँ की सभ्यता धरती के मुकाबले बहुत पीछे है, या यूं कहें कि यहाँ अभी तक तकनीकी सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ है। अंशुमान को जो इकलौती चीज इस दुनिया में पसंद आई है वो है यहाँ की उधकला। ये लोग धरती के लोगों की तरह बम गोलों या बंदूकों की गोलियों से नहीं लड़ते हैं, बल्कि यहाँ की लड़ाइयाँ एक तरह के मार्शल आर्ट्स, जिसे ये लोग कलरीपाइटू कहते हैं, की होती है। और उससे भी बड़ी बात ये कि ये लोग जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हर कोई छोटी सी उम्र में ही कलरीपाइटू का प्रशिक्षण और कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए ध्यान लगाना शुरू कर देता है। यहाँ शक्ति ही जीवन का स्रोत है। यही नहीं, यहाँ इस ग्रह पर हर तरफ जंग का मैदान है। 3 प्रजातियों मनुष्यों, दैत्यों और दानवों के बीच वर्षों से वर्चस्व का युद्ध चल रहा है। ये सूचना पाकर जहाँ एक और अंशुमान स्तब्ध है, तो वहीं दूसरी ओर उसे रोमांच भी हो आया। ये अजीब पागलों की दुनिया है। यहाँ पर शक्ति ही सब कुछ है। यहाँ सिक्के के 2 पहलू, अच्छाई और बुराई नहीं, बल्कि शक्ति और कमजोरी। अंशुमान के दिल में अचानक से गुदगुदी उठने लगी। ये वही दुनिया है जहाँ वो हमेशा से आना चाहता था। मगर तभी अचानक से उसका दिल बैठने लगा। अपने शरीर की यादों से जहाँ उसे इस दुनिया के बारे में पता चला, तो वहीं ये भी पता चला कि ये शरीर जिसमें वो रह रहा है एक मूर्ख और नकारा लड़के का है। इसी दौरान उसे ये भी पता चला कि इस लड़के की मौत प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की थी, और वो कोई और नहीं, नगर प्रमुख शिवदत्त और नगर कोतवाल रविंद्र हैं। तुम चिंता मत करो, अब चूंकि मैं तुम्हारे शरीर में रह रहा हूँ, तो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अंशुमान दर्पण में देखते हुए खुद से बोला, और तुम्हारी हत्या का मूल्य शिवदत्त को अपने प्राण देकर चुकाना ही होगा। ये मेरा, मौत के फरिश्तों के सरदार का वचन है। जैसे ही अंशुमान ने कहना खत्म किया, उसकी आंखों में एक जुनून सा उतर आया। शिवदत्त, मरने के लिए तैयार रहना। अंशुमान के चेहरे पर एक हिंसक हंसी उभरी। मूर्ख अंशुमान अब जा चुका था और अब उसका स्थान मृत्युदूत ने ले लिया। यक्षान नियति में शांति शायद ही भविष्य में कभी आएगी। तारानकन तारानकन तारानकन, ये बूढ़े दादा का परिवार भी अजीब है। अंशुमान बिस्तर पर लेटते हुए बड़बड़ाया, अगर मेरी यादें सही हैं तो पूरे परिवार में दादाजी को छोड़कर और कोई मर्द नहीं है। दिलीप के परिवार में इस समय अंशुमान समेत कुल 4 सदस्य हैं, और बाकी तीनों अंशुमान की छोटी बहनें हैं। शीतल अंशुमान की सगी छोटी बहन है, जबकि चंद्रिका बड़े चाचा और रश्मि छोटे चाचा की बेटियां हैं। लेकिन जब अंशुमान ने अपनी यादों को खंगाला तो उसे पता चला कि उसके पास अपने माता पिता की या चाचा चाची की कोई भी याद नहीं है। परिवार के इतने सदस्यों का गायब होना कोई साधारण बात तो नहीं है। लगता है कुछ दिन और ये मूर्ख बनने का नाटक जारी रखना होगा मुझे। आखिर पता तो चले कि यहाँ चल क्या रहा है। अंशुमान करवट बदलते हुए स्वयं से बड़बड़ाया, वैसे भी मूर्ख होने के भी अपने ही फायदे हैं, वरना आज कौन मुझ पर यकीन करता। अब जल्द ही ये पूरा यक्षान मेरा होगा। मैं इसे यक्षलोक, दैत्यलोक और दानवलोक में नहीं बंटने दूंगा। पूरा यक्षान मेरा है, और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो उसे मरना होगा, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, दैत्य हो या दानव हो। इस समय अंशुमान की आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा है। एक कुत्ते और शेर में यही तो अंतर होता है। कुत्ता दूसरों के मल को खाने के लिए भी कई मील का सफर करता है, और वही सफर शेर मांस खाने के लिए करता है। वाह, मंतव्य तो बहुत ही बड़ा चुना है तुमने। विश्व का सम्राट, लगता है मैंने सही व्यक्ति चुना है, और उससे भी बढ़कर तुम अपनी इस नई पहचान के अभ्यस्त हो गए हो। अचानक अंशुमान के कानों में एक आवाज आई। कौन है? अंशुमान ने चौंकते हुए पूछा। उसने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। डर की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिख रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बंद कमरे में कौन आ सकता है। उसी पल अचानक उसकी छाती नीले रंग से चमकने लगी और उसकी छाती में हल्का सा दर्द उठने लगा।
अपनी छाती से ऐसे रोशनी निकलते देख अंशुमान की आंखें आश्चर्य में फैल गईं और उसी वक्त एक नीले रंग की किरण उसके छाती से छिटककर उससे कुछ दूरी पर हवा में तैरने लगी। ये तो, कहते कहते अंशुमान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा है कि जो वो देख रहा है वो सच है। उस नीली रोशनी के बीच में एक सोने का हार हवा में झूल रहा है। अंशुमान इस हार को पहचानता है। धरती पर यह उसकी सबसे पसंदीदा चीजों में से एक थी, जो उसे उसके गद्दार दोस्त तरुण ने उसे तोहफे में दिया था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? अचानक उस हार से निकलने वाली नीली रोशनी तेज होने लगी। कुछ देर बाद रोशनी इतनी तेज हो गई कि अंशुमान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ देर बाद जब अंशुमान ने अपनी आंखें खोली तो एक नया सदमा उसका इंतजार करता हुआ उसे नजर आया। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी मुस्कुरा रही है। दूध सा गोरा रंग, सुंदर नैन नक्श, मोती जैसे चमकती और चंचल आंखें, आम की फांकों जैसे लाल होंठ, सफेद वस्त्रों में पहना नीले रंग का हार उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। उस पर नजर पड़ते ही अंशुमान की सिसकी निकल गई। वो उसके चेहरे पर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा। इसकी सुंदरता के आगे तो राजकुमारी शिविका भी कुछ नहीं है। अंशुमान के मन में ख्याल आया। मुस्कुराते हुए उस लड़की ने अंशुमान अभिवादन किया, प्रणाम। अंशुमान ने मानो बेख्याली में पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने उत्तर दिया, मैं छाया हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कौन छाया? मैं तुम्हें जानती हूँ। वो अलग बात है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन हमारे बीच एक संधि हुई थी। पृथ्वी पर मैंने ही तुम्हारे शत्रुओं को समाप्त करने में तुम्हारी सहायता की थी और मैं ही तुम्हें यक्षान तक लेकर आई हूँ। छाया शब्दों से अंशुमान स्तब्ध रह गया। अंशुमान ने आश्चर्य से पूछा, तो वो तुम हो? अगर मैं तुम्हें इतनी देर के लिए जिंदा रखूं कि तुम अपने दुश्मनों को खत्म कर सको, तो क्या तुम मुझसे सौदा करने को तैयार हो? अंशुमान के दिमाग में वही पंक्तियां कौंधी जो पृथ्वी पर उसने अपने अंतिम समय में सुने थे। हाँ, वो मैं ही हूँ, छाया ने उत्तर दिया। फिर तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अंशुमान मुस्कुराते हुए बोला और छाया के सामने अपना सिर झुका दिया। मुझे मेरे दुश्मनों को अपने हाथों मारने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। वैसे देखा जाए तो ये एक व्यापार था, इसलिए तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। छाया बोली, तो अगर ये व्यापार का सौदा था, तो सौदा हमेशा दो तरफा होता है। तुमने मेरी सहायता की, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अंशुमान बोला, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अंशुमान ने चौंकते हुए छाया की बात दोहराई, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, या और अधिक स्पष्ट कहूँ तो तुम्हें अभी कुछ करना नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी क्षमता बहुत कम है। छाया की बात सुनकर अंशुमान ने अपना सिर झुका लिया। आखिर वो कह तो सच ही रही थी। वैसे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सकुचाते अंशुमान को देखकर छाया बोली, क्योंकि अब मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो विश्वास करो कि तुम्हारी नियति साधारण नहीं होने वाली। मैं वो हर प्रयास करूंगी जिससे तुम शक्तिशाली बनो। मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाऊंगी। क्या सच में? छाया की बात सुनकर अंशुमान ने उत्साहित होकर पूछा, पर इससे पहले कि छाया कोई उत्तर दे पाती, अंशुमान ने दूसरा सवाल दाग दिया, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्षमा करना, परंतु मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती, छाया ने कहा। अच्छा, अंशुमान आश्चर्य से बोला, चलो यही बता दो कि तुम मुझसे आगे क्या करवाना चाहती हो। मैं ये भी नहीं बता सकती, छाया ने पुनः कहा। छाया, मेरे हर प्रश्न के उत्तर में तुम्हारा एक ही उत्तर है कि नहीं बता सकती। अगर तुम इस सौदे के लिए गंभीर नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये सौदा और आगे बढ़ाना चाहिए। छाया का हर बार एक सा उत्तर सुनकर अंशुमान गुस्से से भरकर बोला, वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने 17 साल की उम्र में एक गैंग खड़ी करके 5 सालों में ही पूरे महाद्वीप में अपने साम्राज्य को फैला दिया था। 15 साल मैंने दुनिया पर राज किया है और तो और हर तरह की ऊंच नीच झेली है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपने दम पर हूँ नहीं थे। छाया मुस्कुराकर बोली, मत भूलो कि तुम धरती पर नहीं यक्षान में हो और यहाँ तुम एक वानर से अधिक कुछ भी नहीं हो। कहते हुए छाया हंसने लगी, जिससे अंशुमान का गुस्सा और भी बढ़ने लगा। अंशुमान, भले ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। जैसे कि मेरी पहचान, छाया मुस्कुराकर बोली। तुम्हारी पहचान? अंशुमान चौंककर बोला, तो क्या तुम छाया नहीं हो? अवश्य हूँ, छाया मुस्कुराई, लेकिन ये केवल मेरा नाम है। मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? अंशुमान आश्चर्य से बोला।
तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि ये हार पृथ्वी से यहाँ यक्षान में कैसे आया? छाया हवा में झूलते हुए हार को हाथ में लेते हुए बोली, और उससे भी अधिक, ये तुम्हारे सीने से बाहर कैसे आया? असल में यह कोई साधारण हार नहीं है, बल्कि एक शक्ति यंत्र है। अंशुमान से कोई उत्तर न पाकर छाया बोली, ये हार असलियत में कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। क्या? छाया की बात सुनकर अंशुमान चौंक उठा, क्योंकि उसे यकीन न हुआ कि ये हार असल में एक लड़की है। तो क्या तुम कोई देवी हो? मतलब इस यंत्र की देवी? धरती पर भी कई यंत्रों में देवियां रहती है, आशुतोष ने पूछा। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, छाया बोली, या कहें तो मैं इस यंत्र की आत्मा हूँ। यहाँ यक्षान में हर वस्तु तुम्हारी पृथ्वी से भिन्न है। यहाँ यंत्र पृथ्वी की तरह देवी देवताओं के आवाह के लिए नहीं बनाते, बल्कि वस्तुतः यंत्र तभी बनाए जाते हैं जब किसी व्यक्ति को अपनी शक्तियाँ अपने उत्तराधिकारियों तक पहुँचानी होती है। शक्तियाँ, उत्तराधिकारी? अंशुमान चौंक कर बोला, रुको, मुझे समझने दो। अगर यक्षान का कोई व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी चुनता है, तो वो मैं कैसे हो सकता हूँ? शक्ति यंत्र कोई साधारण यंत्र नहीं है। जब कोई व्यक्ति शक्ति यंत्र बनाता है, तो शक्ति यंत्र पूरे ब्रह्मांड के साथ संपर्क बना लेता है और उसका वास्तविक उत्तराधिकारी कहीं भी हो, वो अपने वास्तविक उत्तराधिकारी तक पहुंच ही जाता है। छाया ने अंशुमान को बताया। ठीक है, अंशुमान ने हामी भरते हुए कहा, लेकिन ये शक्ति यंत्र होता क्या है? शक्ति यंत्र मुख्यतः अपने स्वामियों की शक्तियों के वाहक होते हैं। शक्ति यंत्र में इतनी शक्तियां होती है कि ये एक पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती हैं, और आज के समय में ये इकलौता शक्ति यंत्र है जो तुम्हारे पास है। छाया ने बताया, अब बताओ, क्या अब भी तुम्हें मेरी सहायता नहीं चाहिए? तारांकन 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 तारांकन। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या है इस शक्ति यंत्र का रहस्य? और क्या वाकई में मोहित इस शक्ति यंत्र का उत्तराधिकारी है? और कौन है ये माया और क्या है उसकी असली सच्चाई? क्या मोहित जो अब अंशुमान बन चुका है कभी भी अपने वास्तविकता को हासिल कर पाएगा, या फिर वो ऐसी मायावी दुनिया में फंस कर रह